गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और द डीप डाइव्स में आपका स्वागत है। कल्पना कीजिए कि आपने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, कुछ बहुत ही बेहतरीन। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे कैसे। आज हम उसी टूल बॉक्स को खोलने जा रहे हैं जो हर मार्केटर के पास होता है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हर टूल का मतलब हर औजार का सही काम क्या है। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है ना, वो विज्ञापन के इन अलग अलग माध्यमों को मतलब चैनलों को बहुत अच्छी तरह से समझाती है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये चैनल क्या है, बल्कि ये समझना है कि कोई एक खास संदेश के लिए एक खास चैनल ही क्यों चुनता है। ठीक है, तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। और ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग सफर है विज्ञापन की दुनिया। मतलब एक जमाने में जो सिर्फ एक तरफा चिल्लाना होता था, वो आज सीधे कानों में फुसफुसाने तक पहुंच गई है। और इन चैनलों को समझना वो सिर्फ बिजनेस के लिए जरूरी नहीं है, एक उपभोक्ता के तौर पे भी हमें ये जानने में मदद करता है कि हमसे किस तरह से बात की जा रही है और क्यों। दिलचस्प बात यह है कि हर चैनल की अपनी एक शख्सियत होती है, अपनी ताकत होती है, अपनी कमजोरियां भी होती हैं। ये कुछ ऐसा समझने जैसा है कि एक ही बात कहने के लिए कब चीखना है, कब गाना है और कब बस एक इशारा करना ही काफी है। तो चलिए सबसे पुराने और सबसे जाने पहचाने औजार से ही शुरू करते हैं। प्रिंट मीडिया, अखबार, पत्रिकाएं। हाँ बिल्कुल, यानी अखबार, पत्रिकाएं, पैम्फलेट। हमारे स्रोत बताते हैं कि इसका एक बड़ा फायदा ये है कि आप इसमें काफी विस्तार से अपनी बात कह सकते हैं, और इसकी उम्र भी लंबी होती है। एक पत्रिका तो महीने भर घर के किसी कोने में पड़ी रहती है। एक दिलचस्प बात है, लेकिन क्या आज के दौर में ये लंबी उम्र एक फायदा है या एक नुकसान? क्या वो पत्रिका बार बार देखी भी जाती है या बस एक कोने में पड़ी धूल खाती है? शायद इसकी असली ताकत अब इसकी उम्र नहीं, बल्कि इसका निश ऑडियंस है। अच्छा। हाँ, जैसे अगर कोई फोटोग्राफी का शौकीन है तो वो एक फोटोग्राफी मैगजीन पर पूरा भरोसा करेगा। उस मैगजीन में छपा किसी कैमरे का विज्ञापन उसके लिए किसी टीवी एड से ज्यादा मायने रखेगा, क्योंकि वो एक भरोसेमंद जगह से आ रहा है। तो ये मास मीडिया नहीं है, ये एक तरह से पैशन मीडिया है। वाह, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, भरोसे का पहलू। और प्रिंट के बाद आता है ब्रॉडकास्ट मीडिया, जहां ऑडियो और विजुअल का खेल है। टीवी और रेडियो। हाँ, स्रोत इसे दो हिस्सों में बांटता है, टेलीविजन और रेडियो। टीवी का तो हम सब जानते हैं, उसका असर जबरदस्त होता है। मतलब एक बर्गर का विज्ञापन देखकर ही भूख लग जाती है, और इसकी पहुंच वो तो करोड़ों लोगों तक एक साथ होती है। हाँ, लेकिन उस पहुंच की एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और उस भारी कीमत का मतलब है कि टीवी विज्ञापन सिर्फ बड़े ब्रांड्स का खेल बन जाता है। एक एक ऐसा दरवाजा है जो छोटे व्यवसायों के लिए लगभग बंद है।
जिससे बाजार में एक खास तरह का कह सकते हैं असंतुलन बनता है। एक छोटा सा स्टार्टअप टीवी पर एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से मुकाबला नहीं कर सकता। सही बात है। तो टीवी सिर्फ एक माध्यम नहीं है, ये बाजार में ताकत का एक प्रतीक भी है। ये दिखाता है कि किसके पास सबसे ज्यादा पैसा और पहुंच है। और शायद इसीलिए रेडियो आज भी इतना प्रासंगिक है। ये टीवी का एक ज्यादा किफायती और लोकतांत्रिक विकल्प है। बिल्कुल। स्रोत भी यही कहता है कि ये स्थानीय विज्ञापन के लिए बेहतरीन है। बिल्कुल। रेडियो थिएटर ऑफ द माइंड है, मतलब ये आपकी कल्पना को काम पर लगाता है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि सिर्फ आवाज से एक यादगार विज्ञापन कैसे बनाया जा सकता है। कैसे? याद कीजिए पुराने जिंगल्स जैसे अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया, या फेविकोल का मजबूत जोड़ है। ये सिर्फ धुनें नहीं थी, ये कहानियां थी जो हमारे दिमाग में बस गईं। हाँ। रेडियो की ताकत उसकी सीमा में ही है, क्योंकि आप कुछ दिखा नहीं सकते, इसलिए आपको कुछ ऐसा सुनाना पड़ता है जो भुलाया ना जा सके। ये कहानी कहने की कला का सबसे शुद्ध रूप है। तो प्रिंट और ब्रॉडकास्ट मीडिया हमारे घरों में हम तक पहुंचते हैं। हाँ। लेकिन जैसे ही हम दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं, विज्ञापनों का एक बिल्कुल अलग क्षेत्र शुरू हो जाता है। हाँ, आउटडोर विज्ञापन। सबसे पहले जो हमें घेरता है वो है आउटडोर विज्ञापन। हमारे स्रोत इसमें होर्डिंग्स, बिलबोर्ड, पोस्टर, बैनर्स सब कुछ शामिल करते हैं। मुझे हमेशा ये हैरानी होती है कि हाईवे पर लगे बिलबोर्ड पर सिर्फ 3-4 शब्द लिखकर कोई कंपनी कैसे उम्मीद कर सकती है कि उसका असर होगा। मतलब इसके पीछे मनोविज्ञान क्या है? ये एक बेहतरीन सवाल है। हाँ। इसका जवाब ये है कि बिलबोर्ड का काम आपको कुछ समझाना है ही नहीं। अच्छा, उसका एकमात्र काम आपके दिमाग में अपनी एक जगह बनाना है, जिसे ब्रांड सेलियंस कहते हैं। जब कोई रोज काम पर जाते हुए एक ही कोल्ड ड्रिंक का बिलबोर्ड देखता है तो वो उसे पढ़ नहीं रहा होता है, उसका दिमाग बस उसे रजिस्टर कर रहा होता है। फिर जब वो दुकान पर प्यासा खड़ा होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले उसी ब्रांड का नाम आता है। तो ये जानकारी देना नहीं है, ये आदत बनाना है। इसकी जो सीमा है ना कि संदेश बहुत छोटा होना चाहिए, वही इसकी सबसे बड़ी रचनात्मक चुनौती भी है। कम से कम में ज्यादा से ज्यादा कैसे कहा जाए। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ है ट्रांजिट विज्ञापन। बसों केमों पर? हाँ, यानी बसों, ट्रेनों, ऑटो पर लगे विज्ञापन। स्रोत कहता है कि इसका मकसद मोबाइल एक्सपोजर है। ये विज्ञापन खुद चलकर लोगों तक पहुंचता है। हाँ, और ये खास तौर पर शहरी दर्शकों को टारगेट करता है जो हमेशा चलते फिरते रहते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो आउटडोर और ट्रांजिट दोनों ही रिमाइंडर मीडिया हैं। रिमाइंडर मीडिया? हाँ, ये उस कहानी को याद दिलाते हैं जो शायद पहले टीवी या प्रिंट में दिखी गई होगी। ये अकेले काम नहीं करते, ये एक बड़ी कैंपेन का हिस्सा होते हैं। एक बिलबोर्ड एक फिल्म का पोस्टर दिखाता है जो आपको उस फिल्म का ट्रेलर याद दिलाता है जो आपने टीवी पर देखा था। ये सब मिलकर काम करते हैं। चलिए अब उस दुनिया में आते हैं जहां से शायद बचना सबसे मुश्किल है, डिजिटल। डिजिटल या ऑनलाइन विज्ञापन, सोशल मीडिया, सर्च इंजन, यूट्यूब, ये तो हर जगह है। स्रोत कहता है कि इसने विज्ञापन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया है। बदल दिया है? ये तो बहुत छोटा शब्द है। इसने तो पूरे खेल के नियम ही फिर से लिख दिए हैं। स्रोत 3 मुख्य फायदों की बात करता है। लक्षित दर्शक, टारगेटेड ऑडियंस, हाँ, फिर मापने योग्य परिणाम, मेजरेबल रिजल्ट्स, और इंटरैक्टिव। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। पहले विज्ञापनदाता एक अंधेरे में तीर चलाते थे, ये उम्मीद करते हुए कि उनका संदेश सही लोगों तक पहुंच जाए। अब वो लेजर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं। इस मापने योग्य परिणाम वाले पॉइंट को थोड़ा और समझते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि विज्ञापन से अंदाजे का खेल अब पूरी तरह खत्म हो गया है? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन ये खेल अब कला से ज्यादा विज्ञान बन गया है। अब एक कंपनी ठीक ठीक देख सकती है कि उनके विज्ञापन पर कितने लोगों ने क्लिक किया, वे वेबसाइट पर कितनी देर रुके और कितनों ने असल में खरीदारी की। ये एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसके साथ एक नई जिम्मेदारी और एक नया खतरा भी आया है, डेटा प्राइवेसी का। यहाँ आकर्षक बात यह है कि अब विज्ञापन व्यक्ति को नहीं ढूंढता, व्यक्ति का डेटा विज्ञापन को उसकी तरफ खींच लाता है। ये पारंपरिक मीडिया से 180 डिग्री का घुमाव है। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन स्रोत इसकी एक सीमा भी बताता है। इसके लिए इंटरनेट की पहुंच जरूरी है, और ये एक जरूरी बात है खासकर भारत जैसे देश में। अब एक और व्यक्तिगत माध्यम की बात करते हैं, डायरेक्ट विज्ञापन। ईमेल, एसएमएस। हाँ, ईमेल, एसएमएस या फोन कॉल्स। स्रोत कहता है कि इसका सबसे बड़ा फायदा है व्यक्तिगत संचार। और जैसे ही हम व्यक्तिगत संचार की बात करते हैं, हमारे दिमाग में तुरंत इसका दूसरा पहलू भी आता है, जिसे स्रोत कहता है। इसे स्पैम माना जा सकता है। बिल्कुल, हम सब ने वो अनुभव किया है ना? हाँ। एक फोन कॉल जो क्रेडिट कार्ड बेचने की कोशिश कर रहा है, ठीक जब कोई रात के खाने के लिए बैठता है।
ये उस पतली रेखा का सबसे खराब उदाहरण है। इस चैनल की यही दुविधा है, एक स्वागत योग्य व्यक्तिगत संदेश और एक अनचाहे दखल के बीच की रेखा बहुत धुंधली है। सही। एक अच्छी तरह से टारगेट किया गया ईमेल आपको आपके पसंदीदा ब्रांड पर 50% की छूट के बारे में बता सकता है और आपका दिन बना सकता है। वहीं 10 अनचाहे एसएमएस आपको उस ब्रांड से हमेशा के लिए नफरत करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो ये बहुत शक्तिशाली लेकिन बहुत जोखिम भरा औजार है। बिल्कुल सही। तो हम मास मीडिया से व्यक्तिगत मीडिया तक आ गए हैं, लेकिन एक आखिरी माध्यम है जो इन दोनों का एक अजीब सा मिश्रण है। सिनेमा विज्ञापन। ये वो विज्ञापन है जो फिल्म शुरू होने से पहले हम बड़े पर्दे पर देखते हैं। स्रोत इसे बंधे हुए दर्शक यानी कि कैप्टिव ऑडियंस वाला माध्यम कहता है। और ये शब्द बिल्कुल सही है। आप एक अंधेरे कमरे में हैं, आपका फोन साइलेंट मोड पर है, आपका पूरा ध्यान सामने एक विशाल स्क्रीन पर है और साउंड सिस्टम तो जबरदस्त होता ही है। बिल्कुल। इस माहौल में विज्ञापन का प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेकिन यहाँ एक ट्रेड ऑफ है। स्रोत इसकी सीमा बताता है, सीमित दर्शक संख्या, खासकर टीवी की तुलना में। एक ब्लॉकबस्टर फिल्म भी उतने लोगों तक एक साथ नहीं पहुंच सकती जितना एक लोकप्रिय टीवी शो का फाइनल एपिसोड। तो फिर इस माध्यम का इस्तेमाल कौन करता है? अगर पहुंच कम है तो फिर इतना पैसा क्यों खर्च करना? क्योंकि यहां बात पहुंच की नहीं, प्रभाव की है। यह माध्यम उन उत्पादों के लिए एकदम सही है जो खुद एक अनुभव है। जैसे एक लग्जरी कार, एक हाई एंड स्मार्टफोन या किसी आने वाली बड़ी फिल्म का ट्रेलर। ये वो चीजें हैं जो सिनेमा के भव्य अनुभव से मेल खाती हैं। यहां आप उत्पाद बेच नहीं रहे, आप एक एहसास बेच रहे हैं। अच्छा। ये सब संदर्भ का खेल है। एक प्रीमियम घड़ी का विज्ञापन एक शानदार फिल्म से पहले ज्यादा प्रभावी लगता है, ना कि एक न्यूज चैनल के बीच में। तो इस सब का क्या मतलब है? आज हमने विज्ञापन के माध्यमों की एक पूरी यात्रा की है। हमने प्रिंट की शांत दुनिया से शुरू किया, फिर ब्रॉडकास्ट के शोर तक पहुंचे, सड़कों पर लगे बिलबोर्ड से गुजरे, और फिर हमारे फोन पर आने वाले व्यक्तिगत संदेशों, और अंत में सिनेमा हॉल के बड़े पर्दे तक पहुंचे। ऐसा लगता है कि हम एक दिशा वाले संचार से 2 दिशा वाली बातचीत की तरफ बढ़े हैं। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का सार यही है कि हर माध्यम की अपनी एक भूमिका है। सवाल यह नहीं है कि कौन सा सबसे अच्छा है। सवाल यह है कि आपके संदेश, आपके दर्शक और आपके बजट के लिए कौन सा सही है। एक नई खुली बेकरी के लिए शायद स्थानीय अखबार में दिया एक छोटा विज्ञापन सबसे अच्छा काम करे, जबकि एक नई स्पेस एडवेंचर फिल्म के लिए सिनेमा से बेहतर कुछ नहीं। और इस विकास का जो केंद्रीय विषय है वो यही है, हम एक ऐसे युग से आए हैं जहां ब्रांड्स सबसे बात करते थे, और अब हम एक ऐसे युग में हैं जहां ब्रांड्स किसी एक से बात करना चाहते हैं। ये वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव है, और ये हमें एक अंतिम विचार पर छोड़ जाता है। स्रोत इन माध्यमों को अलग अलग श्रेणियों में बहुत साफ सुथरे तरीके से रखता है, लेकिन आज क्या ये सीमाएं धुंधली नहीं हो रही हैं? मतलब एक डिजिटल बिलबोर्ड जो कि आउटडोर है, अब आपके फोन से इंटरैक्ट कर सकता है, जो कि डिजिटल है। सही बात है। एक पत्रिका जो प्रिंट है, उसमें दिया गया QR कोड आपको सीधे एक ऑनलाइन शॉपिंग पेज पर ले जा सकता है, जो डिजिटल है। तो जैसे जैसे ये चैनल एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, विज्ञापन की अगली प्रमुख श्रेणी कैसी दिख सकती है और हम उसका सामना कहां करेंगे? शायद अगला बड़ा विज्ञापन माध्यम कोई स्क्रीन या स्पीकर होगा ही नहीं, बल्कि एक अनुभव होगा जिसे हम जिएंगे। ये सोचने वाली बात है।